रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं लाइव। बजट के करीब कुछ अनहोनियां हो रही हैं। दो अनहोनियां हम आपको सुनवाते हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर और जिनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमें बताते रहे हैं कि जब तक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई तो मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए ये फरमाया कि ये माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का अगर लोगों को फ़ायदा नहीं है उसका फ़ायदा क्या? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैक्रो लेवल की जो स्टेबिलिटी है उससे आम आदमी को क्या सरोकार है? आम आदमी को गरज है एम्प्लॉयमेंट से, प्रोडक्टिव मुलाजमत से, ज़राअत में, सनत में किस तरह तरक्की हो, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, और फिर आम आदमी जो मुलाजम पेशा एक जवान है उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। उसके लिए वसाइल हमें दरकार हैं। आज अगर हमने अपनी ग्रोथ लेके आनी है तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो और इकॉनमी वो ट्रांसफॉर्म करे। चले अल्फाज की हद तक सही, लेकिन आम शहरी अब आपके रडार पर तो मौजूद है। ये बजट के आने के बाद रडार पर रहेगा ही नहीं, इसका मुझे पता नहीं है। दूसरी उन्होंने क्या हुई, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो हमेशा वज़ीर आज़म का नाम किसी और तरीके से लेते हैं, आज उनके वादों के ऊपर यकीन किए हुए हैं और अपने सूबे के अवाम को ये खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बातें एक्सेप्ट कर ली हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया, अगर 180 दिन के अंदर तमाम सूबे हमारे कबायली अजला के हकूक पर मुतफिक नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं समरी प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा और प्रेसिडेंशियल आर्डर से हमारा 7th NFC अपडेट होगा जिसमें हमारे कबायली अजला का शेयर शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के स्टार्ट में कहा कि जो हमारे सियासी मसले हैं तो उस पर मीटिंग के बाद इंशाअल्लाह ताला वाज़ा मौक़िफ़ आएगा तो वो भी आपके सामने जल्द आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। ये अच्छी बातें हैं, इस वजह से शुक्रिया हमने अदा किया क्योंकि अमूमन तो आपको बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई देती हैं एक दूसरे के बारे में। अब हम इस पैनल से जो जिनका तारुफ मैं 1 मिनट में कराता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ये बजट के करीब कुछ करामात ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मामलात आपको दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, बाद में सस्टेनेबल हो सकते हैं नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है पार्टी की तरफ से। अलीमा खान ने आज बयान दिया कि आपने इमरान खान से मुलाकात को बजट के तराजू में कैसे रख दिया। इमरान खान से मुलाकात करवानी थी, इन लोगों से आपने इनके ऊपर दबाव डालना था। हुकूमत के भी अपने मसाइल मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ नेगोशिएट करते हुए उनको बहुत सारे मामलात के ऊपर कंसीड करना पड़ा। जब ही तो जाके बजट की तारीख का तयन हुआ और जब ही जाकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के अमल में जो तअत्तुल था वो ख़त्म हुआ और मामलात किसी एक तरफ लगे। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिन्होंने कोई ऐसा जादू जगाया कि इधर से बजट की तारीख अनाउंस हुई, उधर से GB के इंतखाबात की हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हुआ। आपको मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। राना आतिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से, पंजाब से इनका ताल्लुक है और पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। क्विकली ज़रा ये बताएं, ये चेंज ऑफ हार्ट है या ये चेंज ऑफ टोन है खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के बारे वादों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वैसे जो सुहेल अफरीदी ने उम्मीदें शहबाज शरीफ से लगाई हैं, ये 100 की 100% उनको मायूसी होगी कि कह रहे हैं कि वादे के ऊपर अमल करेंगे। वादे तो शहबाज शरीफ साहब ने किए थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकालने पे 2011 में, और उसके ऊपर जो यू टर्न हुआ वो भी आपको पता है। वादा तो शहबाज शरीफ साहब ने ये भी किया था कि मैं बिजली की कीमतें अपने कपड़े बेच के कम करूँगा। उस वो वादा भी वफा नहीं हो सका, बल्कि उसके कीमतें डबल हो गई। वादा तो उन्होंने ये भी किया था कि मैं इकॉनमी को 6 महीने में टर्न अराउंड कर दूंगा। ये 5वां बजट आ रहा है, तो शहबाज शरीफ के वादे के ऊपर जो बंदा जाए, वैसे उसके लिए तो चीफ मिनिस्टर है आपका, तो आपने तो एक दिन नहीं गुजरने दिया, आपने अखबार में से हवाई निकाल दी। मैं तो बिल्कुल, मैं तो देखिए, मैं तो वो बता रहा हूँ चीज़ें जो मैंने देखा है और जो पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। ये 5वां बजट है। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। इन्होंने कहा था कि मैं अगर आपकी लाड़काना लाहौर की सड़कों पे मैंने ये ना किया, आपकी दौलत आपके कदमों में नशावर ना कर दी। कौन सा वादा शहबाज शरीफ ने आज तक पूरा किया? लिहाजा ये नहीं होने लगा, नहीं होएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अली मूसा साहब, ये तो कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि मायूसी होगी तो फिर एतबार क्यों किया? तेरे वादे पर एतबार क्यों किया? फिर क्यों किया एतबार वादे पर? वो इक़्तिसादी काउंसिल के अंदर जाके फिर वहाँ पे लड़ाई तो नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स वाली बातें हैं ना कि घसीटूंगा, ये करूंगा। उनकी पॉलिटिक्स है, इनकी पॉलिटिक्स है। इस तरह के वादे जो हैं, ये बहुत सारे वादे हर जो लीडर होता है वो करता है कि मैं कपड़े बेच के ये करूंगा,
इमरान खान साहब ने कहा कि कशकोल तोड़ दूंगा, ये वादा है मेरा, तुम्हारे साथ भीख नहीं मांगूंगा। सऊदी प्रिंस की गाड़ी चलाई, कतरी की गाड़ी चलाई, भीख मांगने के डिफरेंट तरीके हैं ना, तो उन्होंने एक गिमिक्स हैं। तो वादे ये वाले इस तरह वादों पे बातें ना करें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चाहे वो राना आतिफ साहब हैं, नौशीन साहिबा हैं, मैं हूँ, आप हैं, ये जितने भी स्टाफ आपका रिकॉर्ड कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है, पॉलिटिक्स भी है, इमरान खान भी है, आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो जो ये कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की को मुस्तहकम करने के लिए तो ये अच्छा हो रहा है। ये इसके बाद पॉलिटिक्स है, सॉरी हाँ। इसके बाद पॉलिटिक्स होनी है। जो कुछ भी होना है, इमरान खान ने निकलना है, इन्होंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है, इन्होंने उसको वादे पर घसीटना है, इन्होंने उस वादे पर एतमाद करना है या वादा करना है, ये सब कुछ उसके बाद होगा जब पाकिस्तान की एक जो दंगल है ना, कुश्ती, अखाड़ा तो लगे, अखाड़ा ही नहीं होगा तो कुश्ती कहां पर होगी। ठीक, अखाड़े की तो ये मुस्बत चीज़ें, लेकिन आपकी का जो है गुडविल वो कोई ज़्यादा दूर जाता नहीं है पीटीआई की तरफ, बहुत इलविल है। मेरे से आप पूछ रहे हैं? जाहिर है आपसे पूछना है गुडविल। मैं अभी आतिफ साहब की बातें सुन रही थी, मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में हर बंदा जो है वो अपना ही ऑपोजिशन लीडर है, और हर बंदा जो है वज़ीर आला भी खुद है और पार्टी लीडर भी खुद है। एक बयान आता है, उसको 24 घंटे नहीं होते उसको दूसरा निगेट करने के लिए जंप इन कर जाता है। आज की ये जो मीटिंग थी, इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग, ये कौमी मुफाद के लिए पहले तो ये खुश आइंद इसलिए है कि तमाम वज़रा आला जो हैं उन्होंने बाहमी ताउन से, इत्तेहाद से और इत्तेफाक से इस चीज़ पे उन्होंने वज़ीर आज़म को ये श्योरिटी दी है कि अगर फेडरेशन को सूबों के जो है ताउन की ज़रूरत है तो वो उसके साथ खड़े हैं। ताउन से मुराद है कि सूबों ने फंड जनरेट करके वफाक को देने बिल्कुल देना, फाइनेंशियल ताउन बिल्कुल देना, क्योंकि हमारे मुल्क को इस वक्त सियासत से ज़्यादा हमारे दिफा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दाखिली जो हमारी सलामती है और जो टेररिज्म के साथ हम लड़ रहे हैं, और सूबे जिनमें बलूचिस्तान और केपी का जिक्र उन्होंने किया है नंबर 1 पे प्रायोरिटी के साथ, तो इन चीज़ों का हल जो है वो आज की मीटिंग के बाद शुरू होगा। लेकिन उन्होंने बस ये भी कहा कि आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है, लोगों को सहूलत फराहम करनी है, उसके लिए भी सूबों का तावन दरकार है। देखिए तलत साहब, ये भाई बैठे हुए हैं मेरे यहाँ पे, जो 126 दिन के धरने थे और जो लोग आप सड़कों पे निकाल के स्टेट के खिलाफ खड़ा करते हैं, ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि पाकिस्तान अभी इस वक्त ऐसे दोराहे से गुजर रहा था जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट से हम बचे, क्योंकि ये IMF के साथ अगर डीलें कर लेते बर वक्त, अभी भी हम अंडर वे उसके प्रोसेस में हैं जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का शराइत का ध्यान रखना पड़ता है जो IMF ने हमारे ऊपर जो है लागू की हुई हैं। और अगर ये पूरा हम इसको ऊपर प्रॉपरली हम इससे निकल जाते हैं तो पाकिस्तान कर्जे जो जिस मुल्क को ये छोड़ कर आए, जो ये बात करते हैं हमारे ऊपर हर चीज़ का ये इल्ज़ाम लगाते हैं, 70% तो कर्जे इनके दौर में लिए गए। और तो बातें वादे नहीं, इनका तो कोई एक वादा दिखाएं जो पूरा किया इमरान खान ने, यू टर्न के अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप देख लें आज रवैया, आपने भी उधेड़ के रख दिया। अब इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग की जो स्पिरिट थी उसकी ऐसी की तैसी होगी, उन्होंने भी किया, आपने भी किया। नहीं, मैंने तो पीपल्स पार्टी को आपने नहीं किया। नहीं, मैंने इसको नहीं, हमने इस वक्त बात सियासत की, मैंने आपको कहा नहीं हो रही, ये कौमी मुफाद की बात हो रही है। आपने सियासत का उधेड़ के रख दिया। मैंने देखा, देखिए जब आप हमारी, जब आप एक नहीं, अब आप देखें वज़ीर आज़म ने आज इन सबको शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर सूबे कुर्बानियां दे रहे हैं तो ये मुल्की मुफाद, आपका शुक्रिया, लेकिन आपका नहीं, आपने फिर आके लड़ाई वाली बात की। देखिए, ये अभी मोहतरमा कह रही थी नशीन साहिबा कि जो प्रोटेस्ट करना है वो दहशतगर्दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले इलेक्शन तक इन्होंने एक बात और करनी है, वोट डालना भी दहशतगर्दी है, क्योंकि उनको वोट मिलना नहीं है तो इन्होंने उसको भी दहशतगर्दी कह देना है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैंने एक साहब, गुडविल और चीज़ है और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड होना और चीज़ है। अच्छी चीज़ है सोहेल अफरीदी ने मानी है, मैं तो अपना आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। पीटीआई के अंदर ये कहना कि नहीं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और बेस्ड अपॉन फैक्ट्स आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्या मुमकिन है वैसे क्या है मुमकिन है कि आप पंजाब कि पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और आपका तजर्बा दुरुस्त नहीं है? क्योंकि सोहेल अफरीदी का इंटरेक्शन जो है शहबाज शरीफ के साथ काफी राय है, बावजूद इसके कि उनके एतराजात भी ज्यादा। चलें देखिए, मैं कहना है होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो हकायक है। अगली चीज देखिए शहबाज, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान सिंगापुर बन जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं मेरा दिल करेगा पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ना बस एक सेकंड जी, मेरी बात सुने, मैं आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी में थोड़ा इजाफा करता हूँ। अब इन्होंने बात खुद ही छेड़ दी। आपको शायद अंदाजा नहीं है
शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो 42,000 अरब रुपया कर्जा ले चुके हैं, नंबर 1, जो कि और हमारे दौर के अंदर हमने 19,000 अरब कर्जा लिया था। मैं आपको बता दूं 24,000 से हम 41-42,000 पे छोड़ के गए थे, जो अब 85,000 अरब से ऊपर हो चुका है। मैं आपको एक और बात बता दूं, 1947 से लेके पीडीएम शामिल करके आप कर रहे हैं? नहीं, वो क्या नूनी वो कोई और थी, नहीं, वैसे बता रहा हूं। सेम। हाँ, मैं 5 साल, हाँ मैंने टाइम लाइन मूवी बता रहा हूँ, 2022 9 अप्रैल से लेके आज तक 30 जून 4 साल। हाँ जी, 4 साल। और आपका 2 साल वाला 3 साल नहीं, हमारा तो कैलकुलेशन जरा आपका रोल बड़ा मुश्किल है। आप नूनी को भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, पीटीआई को भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, पीएमएलएन को। अच्छा, अगली चीज, बड़ा मुश्किल रोल है आपका, बहुत औखा काम है ये तलत साहब। ये जो टैक्स के जो एस्टिमेट है जो कि परसों आ जाएंगे, शुनीद ये है कि ये 16 से 17,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन होगी। ये 5 सालों की मिला के 2022 से लेके, क्योंकि अब टैक्स नंबर आ जाएगा, जो 5 सालों की जो प्रोजेक्टेड जो हमने टोटल टैक्स कलेक्शन है, ये प्रोजेक्शन मिला के ये ज्यादा टैक्स कलेक्शन होएगी जो 1947 से लेके 2022 तक टैक्स कलेक्शन थी। 2022 से लेके जो 27 तक का जो टैक्स का नंबर होएगा वो 60,000 अरब रुपया होएगा, और 1947 से लेके 2022 तक 55,000 अरब था। और मैं बाहर आपको बताऊं कि उसके अंदर तरबेला बना, मंगला बना, मोटरवेज बनी, जल्जले आए, तूफान आए, हर चीज हुई। पाकिस्तान फ्रॉम स्क्रैच वहां से लेके वहां तक बना था, जितना इन्होंने टैक्स इकट्ठा कर लिया। मौशियत की जो बात कर रहे हैं, तो आपका नुक्ता क्या है? मैं नुक्ता बताता हूँ। आजकल ना इनके सारे जो वुज़रा है, ये मुझे लगता है कि फेयरवेल स्पीचेस उनकी लग रही हैं। अब वो आजकल सियासतदान नहीं लग रहे, एनालिस्ट लग रहे, तजियाकार। ये कहता है कि देखें जी, अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, ये 40 साल बाद हुकूमत करने के बाद आपको याद आया, एक वजीर आके कहता है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट तो आपने 1.3 बिलियन डॉलर आपने 4 सालों में कम कर दिए हैं, 31.3 अरब से आपने 30 पे कर दिए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, हमें रोजगार नीचे जाना चाहिए। आपने आधा मुल्क तो आपने अनएम्प्लॉयड कर दिया है। 1999 से लेके इस टाइम इनकम इनइक्वालिटी का जो नंबर है वो सब में हाईएस्ट है। 50% लोग आपके गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। आखिरी बात, शहबाज शरीफ साहब की सितंबर 2021 की ट्वीट है, ₹1.71 से पीटीआई के दौर के अंदर, जब मेरे ख्याल तब 2021 में ₹1.71 बहुत ज्यादा पैसे होते थे, शायद मुझे पता नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि ये ₹1.71 पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की एक सुनामी लेके आएगा, और वो ₹1.71 थे। अब तो रातों रात 160 रुपए, 120 रुपए, 55 रुपए, अच्छा कम बैक 200, 150 से 420 पे, ये भी रिकॉर्ड कायम करते हैं, 270 रुपए। और आजकल पेट्रोलियम महंगे होने की फायदत बताई जाती है। ये नया काम शुरू किया कि पेट्रोल महंगे करने का मुल्क को क्या फायदा है। माशाल्लाह, आप ये फायदत बताते होते कि अगर चीनी नहीं खाएंगे तो शुगर नहीं होगी, मतलब ये भी आप बताते होते कि हाँ नहीं, आपका मिनिस्टर बताते होते। मुझे नाम बताइए कौन बताता था? आप जब शुगर का क्राइसिस हुआ था, उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा जी कि चीनी खाना वैसे भी सेहत के लिए बुरा है। वैसे तो टेक्निकल की बात ठीक है, लेकिन सो बेसिकली आपके पास एक टफ सिचुएशन है कि जो नंबर्स हैं वो आपकी स्टेटमेंट से मैच नहीं करते हैं। इट्स अ टफ सिचुएशन। मैं इनका पहले जवाब दे लूँ आतिफ साहब का, क्योंकि बड़ी अच्छी मौशियत पे बात की, उन्होंने डिबेट बहुत अच्छी की है, लेकिन फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। पिछले साल आपके पास जो रेमिटेंसेज आए वो आए $37 अरब के, और इस साल आपके जो रेमिटेंसेज अभी तक के हमारे फिस्कल ईयर कंप्लीट होने लगा है $40 अरब। और ये जो मौशी बहरान हमारा था जिसको हम सरपास करके आप आए, और फिर एक आलमी बहरान में जहाँ में पेट्रोल की जो कीमत हमारी इतनी हाई जिसकी हुई, क्या उसका खाली फ़ायदा सब्सिडीज़ जो थी वो खाली पंजाब को दी गई? वो केपी के लोगों को भी दी गई हैं, और इनके लोगों को भी ये बताया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो आम आवाम पे या आम लोग पे बोझ डालना नहीं है। 128 अरब रुपए की सब्सिडीज पेट्रोल के लिए इसलिए दी गई कि इनको भी पता है कि ये जो भी क्राइसिस हमारे पैसे ना, हमारे पैसों से आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, हुकूमत की। देखिए, स्टेट अपने पैसों से तो नहीं देगी, जो रेवेन्यू जनरेट हुकूमत से अपने स्टेट का। तो मैं कह रहा हूं कि लोगों का पैसा अगर आप लोगों को रिलीफ देने के लिए टेम्परेरी रिलीफ आज जो बात बड़ी बात है। तलत साहब देखें, ये जो रिलीफ की हम बात करते हैं, ये हम कोई सूबा प्रायोरिटाइज करके नहीं कर रहे ना, ये हम 25 करोड़ आवाम की बात करते हैं जिसमें केपी भी शामिल था। अभी जो उनकी गुफ्तगू का स्टार्ट था वो तो आपने सुन लिया। अब जो मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जहाँ पे आपके रेमिटेंस
रेमिटेंसेज इंक्रीज हो गए और उस मई में स्पेशली आपके 4 अरब 30 करोड़ के जो हैं वो रेमिटेंसेज इस मुल्क में रिसीव हुए। वो इसलिए हुए कि इंटरनेशनल मार्केट भी वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसी पे एग्री कर गई है। ये क्या कहते हैं, मुल्क को क्या किया, जब आप डिफॉल्ट पे छोड़कर आ गए थे तो वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं बचाई, वज़ीर आज़म ने ये मुल्क बचाया। और आज भी अगर आप बात करें तो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस तरह सरपास करके गई है इंडेक्स, आपने वो भी देखा है। तो आम लोगों के रिलीफ की जब बात आती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमेशा यही चाहते हैं। और आपने ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स देखी, ये खाली ये बात ना करें, ये आपको तो बहुत पॉपुलर होना चाहिए ना, फिर गिलगित में हार क्यों गया? देखें, आप गिलगित के रिफॉर्म्स की बात करें, गिलगित नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए मैं एक बात बताऊं, देखें अभी जो बात कर रहे थे कि हमें वोट नहीं डालेंगे लोग, तो डस्का का इलेक्शन जो है ये कहते हैं कि जी वो कोई टेररिज्म की जद में नहीं आता ना, वो आपकी दहशतगर्दी नहीं आती, वो भी है जब आप 20 डब्बे पोलिंग जो हैं ऑफिसर चोरी करके ले जाते हैं ना। आपको पता नहीं तो ये डस्का के फील्ड से है। तो मैं मेरे से तो ये बात करें ना, वोट डाला अगर वो रिगिंग थी ना, अगर वो रिगिंग थी रिगिंग की बात ही ना करें, माउंट एवरेस्ट 8 फरवरी को इन्होंने किया, लाख वोटों को रिगिंग पे नहीं जाऊंगा, रिगिंग पे जाए ना, लेकिन अब बात बात अब छोड़ दें, मैं रिगिंग की बात नहीं करी, मैं आपकी बातों का भी सिर्फ जवाब दे रही हूँ। तो बात यही है कि जो वज़ीर आज़म का विजन है इस वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, आज की जो इक्तिसादी मीटिंग हुई है हमारी काउंसिल की मीटिंग, उस पर बात अगर करूँ तो ये वाकई चारों सूबों को मिलकर वफाक का बोझ जो है वो बांटना है, तभी अच्छी बात है जो जाएंगे, तभी आपका जीडीपी वापस आइएगा कि ये नंबर्स एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट हैं। पाकिस्तान के कर्जों के नंबर बड़े डिफिकल्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बड़े डिफिकल्ट हैं, फैक्ट्रियों की बंदिश के नंबर जो है वो बड़े डिफिकल्ट हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ना आने के नंबर्स डिफिकल्ट हैं। तो किसी न किसी जगह पर जाकर नंबर्स को तब्दील होना होगा। मैं नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, मैं पिछले 1 साल से एक पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ, अगर बजट में वो आ गई तो वेल एंड गुड होगा। हमारे मुल्क के अंदर ना बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है, उनकी एक बंदा सोचता है कि वो समझता है कि जो ये सियासतदान हैं जो ये आवाम से उठ कर आए हैं, इनका तो ये काम ही नहीं है पेपर वाला। हालांकि हमारा ये काम है, हमने पॉलिसी देनी है उनको, उन्होंने उसके हिसाब से सिर्फ अंग्रेजी लिखनी है, उसकी उनका काम नहीं है, उस पर अमल दरामद करना है। लगाए हुए ना टेक्नोक्रेट से जो मोहब्बत है आप लोगों की, वो आप ही लोगों ने लगाए हुए हैं इसको। लेकिन अब जो नंबर हैं ये कैसे पूरे होंगे? टू बी वेरी कैंडिड, और मेरी पर्सनल व्यू है, स्ट्रिक्टली पर्सनल व्यू है मेरा, हमारे जितने भी सूबे हैं, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, केपी में भी होता होगा, सिंध में भी होता होगा, बलूचिस्तान में भी होता होगा। सो मैं पंजाब का रिहायशी हूँ, मैं फर्स्ट हैंड देखता हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं ना, वो सब बादशाह हैं, अरबों रुपए की ग्रांटें चल रही हैं। खुदा की कसम शायद उस सड़क की ज़रूरत नहीं होगी, कोई बात नहीं, लोगों को पेट पलना जरूरी होगा, सड़क जरूरी नहीं होगी, मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। स्पेंड 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 ये करते हैं, स्पेंड बहुत अच्छी चीज है। देखिए इस मुल्क के अंदर ना, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और PMLN का एक मोटो है ना कि हम अक्रॉस द आइल बैठते हैं पॉलिटिकली, तो मैं देखता हूं कि ये क्या सेल करते हैं, ये सेल करते हैं मोटरवे, ये सेल करते हैं फ्लाईओवर, ये सेल करते हैं ब्रिज। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौरे हुकूमत में, हमने मुल्तान को रिवैम्प कर दिया, हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाईपासेस, मतलब मुल्तान जैसे शहर का बाईपास नहीं था, साहिवाल, गुजरांवाला, उकाड़ा, छोटे छोटे पत्तों की सबके बाईपास थे, 2-2 बाईपास बनाए, ब्रिजेस कनेक्ट कर दिए, कनेक्टिविटी बना दी, ड्राई पोर्ट्स बना दिए। वोट बनाए तो सारी रोडे ना, अभी तो अब रोडों मैं बता रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने प्लीज, मैंने कि आप दोनों की बात में। अच्छा अब आप सुन लें, ये उसको सेल करते हैं, उसका वोट नहीं मिला, वरना GB में मिल जाता। हमने वो सेल किया 13 के अंदर, मुल्तान में वोट नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं सक्खर मोटरवे का रोला डाल रहे हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये एक नई मोटरवे बना रहे हैं, लाहौर से नई जमीन खरीद रहे हैं, सियालकोट से निकल रही है वो, खारियां से होते हुए गुजर खान लेकर आ रहे हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं है इस मुल्क को। होल्ड ऑन मोटरवे, जब ये वो नहीं बन रहे होंगे तो मैं कहूंगा फिर सक्खर टोल प्लाजा आ गया, ब्रेक आ गया, टोल प्लाजा आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते फौरन इसी डिबेट में आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आवाम बजट सियासत पर बात हो रही है। गिलानी साहब आप मोटरवे का सफर खत्म करें, नुक्ता वाइंड अप करें, मैंने आते मेरा नुक्ता ये था, देखिए आपको ये शायद से ये लग रहा है कि अब मैं कह रहा हूँ सक्खर मोटरवे नहीं होनी चाहिए हैदराबाद। अगर प्राइम मिनिस्टर और चारों चीफ मिनिस्टर्स ये ऐलान कर देना पब्लिक के आगे कि पाकिस्तान सड़क बंद, हम अस्पताल देंगे, हम हेल्थ को बेसिक ह्यूमन राइट तस्लीम करते हैं पूरी दुनिया में, हेल्थ फैसिलिटी ले लो, एजुकेशन दे दो, सड़क पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो लोग कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे बन रही हो, एक जगह पे ना बन रही हो, एक को प्रायोरिटाइज कर दिया जाए, दूसरी को ना। और MNAs MPs को हम फंड मांगते हैं ना, हमें 25 करोड़ का फंड मिलता है,
मिलता है। मैं वॉलंटरीली ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे दिया है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो मेरे मुखालिफ तीसरे नंबर पे नून लीग का उम्मीदवार है उसको भी उतना ही फंड दिया है जो हरा हुआ है जितना मुझे दिया है। आप बना मुझे कोई फर्क फंड दे ही ना, किसी को ना दे, ये तो ठीक बात पॉलिसी है, कर लें, स्पेंडिंग हमें कर सीरियस बचा लें। सीरियस पॉइंट। लेकिन ये अगर हो रहा है, देखिए 25 करोड़ से ना कुछ नहीं होता, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, 25 करोड़ रुपए थे, ये 2 किलोमीटर सड़क नहीं बनती है, तो नहीं देना, फिर दे सड़क तो को दे। त्याग। सड़कें लेनियां भी नहीं है, छड़नियां भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना दे, छड़नियां भी नहीं। लेकिन एक्ट पार कर दे, मना कर। स्पेंडिंग छोड़ने आदि साहब, वी नीड टू रियली कर्टेल अवर स्पेंडिंग, मतलब ये सीरियस इशू है कि नहीं? देखिए अभी इन्होंने एक बात की कि देखें जी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दे बिहेव लाइक ए किंग्स, ठीक है ना, लेकिन ये तो 18वीं तरमीम का जो बेसिक जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर ये चीज़ें तय की गई। आज ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है जब इन्होंने 18वीं तरमीम की थी तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने क्रेडिट लिया, बिल्कुल लिया। गुलाम साहब मेरी माजरत सुने मेरी आराम से। उसके बाद क्या हुआ, आज आप ये कह रहे हैं कि वफाक के पास पैसे नहीं है और सूबे एक तरह एक कन्फेडरेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सूबे बिकॉज दे आर कीप स्पेंडिंग द मनी और वफाक के पास एट द एंड ऑफ द डे पैसे नहीं है। इस टाइम यही सारी डिबेट है, यही डिबेट चल रही है, ये डिबेट है। तो जब लोग ये कह रहे थे कि जब ये 2010 में जब ये तरमीम हुई थी 18th अमेंडमेंट, तभी लोगों ने इसके ऊपर कहा था कि ये आपने 18th अमेंडमेंट आपने बगैर सोचे समझे, बिकॉज उसमें डेलिब्रेशन जितनी मर्जी हुई, दैट डज नॉट मीन कि उसको आपने कोई अपने लॉन्ग टर्म में उसमें कुछ सोचा हुआ था। आज क्या होता है, देखें आज आप जो डिविजिबल पूल और इंटरेस्ट पेमेंट आप जब निकाल देते हैं तो वफाक के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। देखिए ना 8.5 अरब की आपकी पिछले साल आपकी वो थी इंटरेस्ट पेमेंट थी, और 8,500-9,000 अरब आपने सूबों को डिविजिबल पूल से पैसे जो दे दिए, उसके बाद आपके पास वफाक चलाने के लिए पैसे ही नहीं तो है। आप चाहते हैं कि रोल बैक और 18th? देखिए मैं बताता हूँ, आप चाहते हैं कि पहले देखिए मैं बताता हूँ, देखिए उसकी 2 वजह, देखिए नहीं देखिए ये एक और गलती होगी, मैं बताता हूँ कैसे। आप मेरा प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। नहीं, दोनों गलतियां कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आप मेरी बात सुन लें। क्योंकि उस टाइम स्पिरिट क्या थी, स्पिरिट ये थी जो होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये इनकी इलविल थी या इनकी इनकॉम्पिटेंस थी कि पैसा सूबों के पास जाए और सूबों से पैसा नीचे डिस्ट्रिक्ट तक जाए। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया। मैं आज आपको बात बताऊं, पंजाब के अंदर जो पिछला साल गुजरा है, ये जो साल अभी खत्म होगा, जो डेवलपमेंट बजट नहीं, जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था वो तकरीबन 360 अरब रुपया था। उसके अंदर से 190 अरब रुपया सिर्फ लाहौर के अंदर खर्च हुआ, और 190 अरब का भी 80% 4 MNA के हल्के के ऊपर खर्च हुआ। मुझे बात बताएं, फैसलाबाद डिवीजन जो कि 21 MNA के हल्के बनते हैं रफली, उसका जो टोटल बजट था रिलीज होने के बाद नहीं कर रहा, जो एलोकेट किया था वो 44 से 45 अरब रुपया था। मैं आपको ये बताऊं, ये लॉप साइडेड स्कीम है। उसके बाद आपने बल्दियाती इंतखाब आपने कराए नहीं है, और बिल्कुल ये गिलानी साहब बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम कि आप जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जेट आ रहे हैं। मुझे बात बताएं कि मुल्क के पास, और मैं मज़े की बात बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं करते। HSC का जो बजट प्रपोज बजट है इस साल वो 39 अरब रुपए है, और आप 12 अरब रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। सो ये आपकी प्रायोरिटी है, तरजीहात, और यही आपने अच्छा। और मैं आपको फर्क इसलिए कर रहा हूं, अब टाइम कम है, ये 12वीं दफा है PMLN की वफाक और सूबों को मना के 12वीं दफा, और वो भी एक खानदान की, सिर्फ पार्टी की भी नहीं। पार्टी तो बेचारी ऐसी कुछ नहीं होती, सिर्फ खानदान ही होता। इमरान खान तो अपने घर से ऑफिस हेलीकॉप्टर पे जाते थे, तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ये अच्छा और उनके पास पैसे भी नहीं थे। आपने वैसे मुझे खुशी होगी कि आप कभी कुछ चीजें तो बता दें। वो मैं तो बताता रहता हूं, 45 साल इन्होंने हुकूमत की है, तने साहब कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 3 साल से मैंने कंपेयर नहीं किया, मैंने तो आपको बताया कि मैंने तो यहाँ पर वॉलंटरीली जहाज कितना, हेलीकॉप्टर कितना जरूरी है। 8 किलोमीटर से फासले होते हुए हेलीकॉप्टर उड़ता है। मैं ये कह रहा हूं, पेट्रोल भी 55 रुपीस का था इनके दौर जी में। गो अहेड मूसा साहब। देखें बात ये है कि ये पॉलिटिक्स अगर तो एक माशी इस्तेहकाम लेकर आना है और एक मुल्क को इकोनॉमिक राइट ट्रैक पर लेके चलना है ना, तो फिर पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी सबको। और ये भी सिंसियर हैं फैसलाबाद डिवीजन के लिए, मैं मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए सिंसियर हूँ, और ये सियालकोट डिवीजन या गुजरांवाला डिवीजन के लिए सिंसियर है। तो फिर पॉलिटिक्स डिसाइड करके एक रोड मैप बनाएं, हम एक रोड मैप देते हैं और एक रोड मैप के ऊपर चलें। 18वीं तरमीम की जहाँ बात करते हैं वहाँ पर बहुत सारी डेलिब्रेशन हुई, बहुत टाइम लगा, एक बंदे ने भी यूनानिमसली वो पास हुई। अब इख्तियार देने का ये मतलब नहीं था कि जो जिसके पास इख्तियार आ जाए वो उसके ऊपर, ये तो नहीं कहा उसका हमने एक रोबोट तो नहीं बना दिया था ना, आगे तो इंसान ही है, जैसे जिम्मेदारियां भी थी, जिम्मेदारियां भी थी ना उसके ऊपर। बजट के अंदर आपको उम्मीद है कि आपके सेलिंग पॉइंट्स होंगे अवाम के हवाले से, वो मयार जो वज़ीर आज़म ने अब खुद ही सेट कर दिया, कोई सेलिंग पॉइंट्स होंगे अवाम को देने के लिए? देखें एज अ हुकूमत होनी भी चाहिए,
होने भी चाहिए, तो ठीक है, वो तो बहुत कुछ होना चाहिए। होंगे या नहीं? होंगे नहीं, इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि मैं अगर बोझ जो है हुकूमतें आवाम का उठाएंगी और जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, जो आज आपने उनकी बातें सुनी है, तो उसका यही मतलब है कि ये जो बजट है ये भी आवाम दोस्त होना चाहिए और इसमें होना चाहिए या होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें सैलरीड तबका भी है, इसमें नॉन एम्प्लॉयड भी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत है। आपको इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आगे लेके चलना है। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो ये जीडीपी की ग्रोथ होगी। पीएम की इंटेंशन जो है ना, मैं परसों सिर्फ 2 चीजें आपने देखनी है बजट के अंदर। देखिए बजट कोई वैसे ये भी एक अचीवमेंट है। 10 सेकंड है हमारे पास, टाइम ही नहीं है ना। सिर्फ एक चीज है, देखिए ये सिर्फ इनको मुबारकबाद, ये नहीं ठीक, ये आप बात करें, मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये 4थी दफा बजट पोस्टपोन हुआ। फाइनली ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बजट दिया। सिर्फ आप 2 चीजें देख लीजिएगा, ये अगर पेट्रोलियम लेवी अगर 1000 अरब पे कैप कर दें, जो कि लोगों की 13% इन्होंने फेडरल टैक्स का लेवी से निकाला, हिंदुस्तान में सिर्फ 3% है। और दूसरा ये सैलरीड क्लास को अगर कोई रिलीफ देते हैं 660, then it should be good। मैं बता दिए सिर्फ 2 नंबर देख लीजिएगा। एक बात मैं करूंगी, जब बात होती है ना रिलीफ की, तो ऑस्टेरिटी मैयर में फिर इन दोनों पार्टियों ने अपनी सैलरी कटाई नहीं। मैंने अपनी सैलरी कटाई है, मैंने कटाई है, ऑस्टेरिटी मैयर बात करनी है। बंदा नहीं करेगा अगर गल्फ स्ट्रीम लेने हैं, ये प्रोटोकॉल लेने हैं अरबों रुपए की, ये प्राइम मेरी कटवाई है, मैंने कटवाई है, मेरी तनख्वाह। पॉलिटिक्स विल कंटिन्यू। तो हम देखते हैं कि बजट के अंदर आता क्या। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात के ऊपर हम आपको आगाही दे रहे हैं और तज़िया कर रहे हैं। सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सियासत का बड़ा नाम है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वहाँ पर और अपनी पार्टी की सरबराही भी करते हैं। एक बड़ा ख़ानदान है, सियासी तौर पर एक लंबी ट्रेडिशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है जी, रावला कोट के इर्द गिर्द जो लोग पहुँचने थे वो पहुँच गए हैं। उनकी जो कालदन तंजीम है, उनके एक बंदे ने कहा है कि जी हमें एक मरासला मौसूल हुआ है बातचीत का, और बातचीत के लिए हमने तहरीरी जवाब दे दिया है, तो सब चीज़ें रुकी हुई हैं, लगता है कि बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। आपका मौक़िफ़ क्या है जी इसमें? जी गुजारिश ये है कि हम सब इस बात के ख्वाहिशमंद हैं हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएँ, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी का तकाजा है कि अगर लोग मुज़ाकरात का आगाज़ करें, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे बाइज़्ज़त और बावकार रास्ता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लोग करते हैं और उसके बावजूद वो आप देखते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि वो ईरानी तहज़ीब को तबाह करेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया। तो ये जो सूरत हाल है, ये मुज़ाकरात का ही तकाज़ा करती है और इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को पुरतशद्दुद जो ज़राए हैं और पुरतशद्दुद जो एहतजाज है उसका रास्ता रुकना चाहिए और चीज़ों को आइन के अंदर, कानून के अंदर और जो तयशुदा निज़ाम है उसके अंदर, सियासी प्रोसेस के अंदर उसको हिकमत अमली से किया जाए और कहीं भी कोई मज़ीद जानी नुकसान आज़ाद कश्मीर में न हो, किसी किस्म का नुकसान न हो। ये मैं आपने फरमाया तयशुदा निज़ाम के और कानून के ज़ाब्ते के अंदर इसको तय किया जाए, लेकिन वो तयशुदा निज़ाम को ही तो तब्दील करवाने पर इसरार करें कम से कम पब्लिकली। बाकी एजेंडा उनको जो भी हो, वो सीटों का मामला हो, वो एलोकेशंस का मामला हो, वो उसी को तो तब्दील करना चाहते हैं। जी ऐसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात की मेज़ पर जो लोग बैठेंगे तो वो मुज़ाकरात चूँकि पिछले 2-3 साल से 2023 से वो मुज़ाकरात के कई राउंड कर चुके हैं और उनके साथ मुज़ाकरात में फेडरल गवर्नमेंट ने, एजेके गवर्नमेंट ने बड़ी भरपूर कंसेशन की है, बड़ा भरपूर स्पेस दिया है और मैक्सिमम उनकी बातें मानी हैं। कोई कई ऐसी हैं, आपने कायरा साहब को सुना कि उन्होंने कहा कि कई बातें शायद मानने वाली नहीं भी थी, हमने मानी है। अब इस वक्त ये जो वक्त है, उस वक्त मेरी एक राय हो सकती है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ हो सकता है, हमारी को अना हो सकती है, लेकिन इस वक्त साहब सारा मामला है रियासत को बचाने का और आज़ाद कश्मीर के जो नाजुक तरीन दफ़ा इसार है पाकिस्तान का, उसके हालात को ठीक करने का। इसलिए कि अगर हमें कोई अपने किसी बात की, छोटी मोटी सियासी बात की कुर्बानी भी किसी को देनी पड़ती है स्टेक होल्डर्स में से और मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकलता है, तो उस पर बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। बाकी जब बातचीत के लिए बैठेंगे तो मेरा यकीन है कि हमारे लोग
अगर अमेरिका ईरान की सुलह करवा सकते हैं और तीसरी आलमी जंग को टाल सकते हैं, तो घर में भी वो मुज़ाकरात का रास्ता हमवार कर सकते हैं और मुज़ाकरात में जो बातचीत होगी उसमें फिर सारे लोग मिल बैठ के तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालने में कामयाब हो सकते हैं जो सबके लिए विन विन सिचुएशन की तरफ ले जाए। अभी इसमें सूरत ये भी है जी के बराबर में हम ये भी कह रहे हैं कि इस एहतजाज में रॉ के बंदे मुलव्वस हैं, हमने रॉ के बंदे पकड़े हैं। जो तकारीर हुई हैं चंद एक मैंने सुनी है, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, उसके अंदर वो अलहदा रियासत की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। वो झंडा तो उनके पास मौजूद है, वो कह रहे हैं पासपोर्ट भी हमारा अलहदा होना चाहिए। जो पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है वो उनकी वीडियोस को सर्कुलेट कर रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया इसके ऊपर छलांगे लगा रहा है खुशी के साथ। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अब नारा निकल पड़ा है इसको रोल बैक कैसे किया जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि कश्मीरी डायस्पोरा से भी हमारी अपील है कि उन्हें ये बात उनके इल्म में है कि दुनिया की तारीख के बहुत बड़े मुजाहरे और जुलूस जो हैं वो बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में हुए हैं और वहाँ किसी जगह भी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ बातचीत हुई है या वहाँ आईन और कानून हरकत में आया है, पहले तो उनको ये फैसला करना चाहिए। चूँकि ये कश्मीरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी डायस्पोरा हमारा बहुत कीमती डायस्पोरा, बड़ी वाइब्रेंट हमारी सोसाइटी है ओवरसीज़ की और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में और बेशुमार मामलात में, हमारे सफारत सफ़ीर है वो, तो उनको इस बात के साथ इंसाफ करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये सारा निज़ाम जो है, सारी दुनिया का निज़ाम इस वक्त एक तयशुदा सियासी ज़राए के ज़रिए चल रहा है, आइन के ज़रिए चल रहा है, कानून के ज़रिए चल रहा है। तो इस सारी बात को वायलेट करके अगर किसी वक्त कोई रास्ता को आदमी निकालना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो फिर दुनिया को और हमारे हमदर्द लोगों का हो, डायस्पोरा हो या मकामी हो, उनको यकीनन ये बात सोचनी पड़ेगी कि फिर ये कानून साज असम्बलियाँ और सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट और ये इदारे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे फिर क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। क्या इस मुल्क में तमाम चीज़ों को रेलिवेंट करके तो चंद लोग अगर कोई ऐसी गलत बात करते हैं, कोई जायज़ बात करते हैं, उनकी बात ज़रूर सुनी चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा कंसर्न जो है और सबसे जो जो जो, जो दिलचस्पी का और उसका परेशानी का एरिया है, एक बात और मैं तले साहब कहता हूँ कि ये हालात रातों रात ख़राब नहीं हुए, इनको चंद साल लगे हैं। और अगर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें तो पाकिस्तान की वो सियासी जमातें हैं जो पिछले 15-16 साल से मुसलसल आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार में हैं और जिन्होंने वहाँ रियासती सियासत को काम नहीं करने दिया, तो वो अपने मरकज़ी हुकूमत के ताकत के ज़ोर पर वहाँ इंतखाबी अमल को सारा अपने माता लेके चलते रहे। उनको भी ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि ये हालात इन्हीं पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों जमातें जी, ये तीनों जमातें जो हैं ये इनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। देखिए ना, होता क्या है, मैं बहुत कुछ बातें नहीं कहने वाली है लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, होता ये है कि जब एक जमात हुकूमत में होती है उससे मुल्क भी ठीक लगता है, एस्टैब्लिशमेंट भी ठीक लगती है, इदारे भी ठीक लगते हैं। जब वो निकल जाती है बाहर वहाँ से तो फिर वो कहती है कि जनाब वो आपको याद है मैं आपके चैनल समेत सब पर कहा गया कि ये फलां साहब जो है वो बाबा कौम है, बाबा कौम कायद आज़म है, लेकिन आप चूँकि हुकूमत में तो आपको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है तो वेरी सॉरी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेकिन आपका पैगाम हम तक पहुँच गया। वी हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।